हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT 6 क्लास हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। दोस्तों, यह है आखेट खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 को पढ़ लिया है और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण MCQs था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 2 को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी MCQs हैं उसको भी हम लोग अंत में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तुषार जो है, तुषार रेल यात्रा से कहीं जा रहा था। तो देखिए वो अपने मन में, उसके मन में आखिर क्या चलता है तुषार का। तुषार जो है अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई थी जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए तो हम पढ़ते हैं। आरंभिक मानव जो हैं, आखिर वो इधर से उधर घूमते थे तो क्यों घूमते थे? तो इसके बारे में जानते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के पीछे निम्न कारण हो सकता था। पहला कारण क्या है कि पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या रहा होगा? यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण भी कुछ रहा होगा। तीसरा कारण क्या था कि यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते होंगे। चौथा कारण क्या रहा होगा? पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये तो रहा कि आखिर मानव जो हैं इधर से उधर क्यों जाते रहे होंगे। तो निम्न 3-4 कारण था, इसके कारण ही व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाते होंगे। अब हम बात करते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आखिर यदि हम आरंभिक मानव के बारे में बात कर रहे हैं तो आखिर उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? तो चलिए देखते हैं कि आखिर हम कैसे उनके बारे में जान सकते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इसमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छालों और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे औजार जो दिया गया है, ये यहाँ देखिएगा, ये औजार एक है, दूसरा औजार इस टाइप का है। तो देखते हैं आखिर दोनों में अंतर क्या है। तो पत्थर के औजार का उपयोग जो है बाएं तरफ, यानी इसका बात कर रहा है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यह जो है जड़ को खोदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और दाएं जो यह जो है
इसका उपयोग जो है जानवरों के खाल से जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। पहले के मानव जो भी खाद्य संग्राहक जो भी थे वह वस्त्र जानवर था उसी को वह शिकार करते थे और उसके खाल को ही वह वस्त्र बना करके पहनते थे। तो वही जब वस्त्र उनका फट जाता होगा तो उसी को सिलने में या तो नया वस्त्र बनाने में इसका उपयोग करते थे। देखिए यहाँ पे ये नुकीदार है और ये इससे मतलब इसके अपेक्षा यह बहुत ही कम नुकीदार है। तो इसका उपयोग मिट्टी को मतलब उधेड़ने के लिए, कोड़ने के लिए करते थे और इसका उपयोग जो है वो वस्त्रों को सिलने के लिए करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, जो है यहाँ पे देखिएगा आप, इसमें बताया गया है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक जो है खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो जो है आखेटक खाद्य संग्राहक कहाँ रहते थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मैप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है रेड में जो है यहाँ पे देखिए भीमबेटका, हुशंगी और कुरनूल गुफाएं, ये जो है पूरा पाषाणिक पुरास्थल हैं जहाँ पे मानव सबसे पहले रहा करते थे। और ये जो आप ब्लू में देखेंगे चिरांद, कोल्डिहवा, महादहा, दाओजली, हेंडिंग, ये सब जो हैं ये सब क्या थे, ये नपाषाणिक पुरास्थल थे। जबकि ब्रह्मगिरी जो था यह क्या था, महापाषाणिक पुरास्थल था। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बता रहा है। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। यहाँ पे देखिए एक चित्र है, देखिए यहाँ पे शैल चित्रकला है। इसमें से हम क्या इससे हमें क्या पता चलता है, यह देखिए यह एक शैल चित्रकला है। इस चित्र के बारे में बताओ, तो आप सोच करके बताएं। तो ऐसे देखने में प्रतीत हो रहा है कि एक जो है कोई जानवर है, जैसे कि एक जानवर है, उसको एक व्यक्ति जो है उसका पीछा कर रहा है। देखिए जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इसमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसे लग रहा है कि यह जानवर दौड़ रहा है और इसके पीछे इसको पकड़ने के लिए एक मानव भी दौड़ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में है। आप याद रखेंगे भीमबेटका कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। भीमबेटका में जो है गुफाएं और कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? यह आपसे प्रश्न है। यदि आप जानते हैं, इसके बारे में कुछ सोच पाते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए दीवार पे यहाँ पे देखिए चित्र दिख रहा है जो कि यहाँ पे चित्रकारी किया गया है यहाँ ये सब पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा स्थल, आखिर पूरा स्थल हम किसको कहते हैं? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब बात हम करते हैं आग की खोज को लेकर के कि आखिर आग का खोज जो है वह कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढें। चलिए एक बार मानचित्र 2 में हम ले चलते हैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे कुरनूल गुफाएं की बात कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कुरनूल गुफाएं जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है मानव यहाँ पे जो है आग का पता चला था। यहाँ पे गौर करेंगे कुरनूल गुफाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या बता रहा है कुरनूल गुफाएं के बारे में। तो देखिए कुरनूल गुफाएं, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफाएं में जो है राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए भी किया गया होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज हम लोग आग का उपयोग जो है किस लिए करते हैं? चलिए अब हम बात करते हैं नाम और तिथियों के बारे में थोड़ा। तो आरंभिक काल जो है
हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से मिलकर के बना है। पूरा पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी पूरा पाषाण यानी प्राचीन पत्थर का समय। यह नाम जो है पूरा स्थलों के से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है। पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल का जो समय है वह 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक काल, मध्य एवं उत्तर पाषाण काल। आरंभिक काल, मध्यकाल एवं उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों व लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। और अगले युग की शुरुआत जो है लगभग 10,000 साल पहले से होती है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे बदलती जलवायु के बारे में। तो बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी जो है बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। अब हम बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत आखिर कब हुई और कैसे हुई। तो देखिए, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी मानव वहाँ पे नहीं उसको उगा रहा था, वो प्राकृतिक रूप से यानी खुद ब खुद उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। कुत्ते का जंगली पूर्वज ही था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा जो है किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया का नाम जो है, लोगों ने जब पौधा उगाना शुरू कर दिया और जानवरों को देखभाल करने लगे यानी उसको पालतू बनाने लगे, उसी को हम लोग बसने की प्रक्रिया जो है उसका नाम दिए। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत ठंडल अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उसके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग जो है छोटे होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 दांत दर्शाया गया है, एक यह दांत है और एक यह दांत है।
यह जो बड़ा दांत दिख रहा है यह जंगली जानवर का है, जबकि यही दांत छोटा दांत जो है यह पालतू जानवर का है। अब आगे देखें कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यही करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया के वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। सबसे पहले जो अनाज हम लोग उपजाए थे वह गेहूं और जौ थी, और उसके बाद चावल था। और जब हम पालतू बनाने लगे जानवर को तो सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था, उसके बाद भेड़ और बकरी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नई जीवन शैली की जो है यहाँ हम बात करेंगे। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी थी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या जो है बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, यह कमेंट करके बताएंगे। अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंडक के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगहें मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जब आप इस उपकरण को देख सकते हैं, यहाँ जो है नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है। कब का है ये? नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है। आप इसे एक बार गौर से देखेंगे, क्या इसमें कुछ डिफरेंट लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। आप याद रखेंगे, नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन जो है वह मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जैसे इसका कलर आप देख सकते हैं, तो इस पर जो है अलंकरण भी किया जाता था। इसके साथ साथ अब लोग कपड़ों की भी बुनाई करने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उपजाए या उगाए जा सकते थे। तो जो नवपाषाण युग था वहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाया जाता था, कपड़े भी बुनने लगे थे लोग, कपास भी उपजाया जा सकता होगा, कपास भी उपजाया गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की बात कर रहा है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते जो है बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी जो है पालना सीखा होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों का भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावे चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। यह देखेंगे, यह मेहरगढ़ से मिला एक घर है। मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के जो घर है शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, यह आप देखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृत्यु के बाद समानतः मृतक के संगे संबंधी जो है उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो आप इसे देख सकते हैं फिगर में कि एक व्यक्ति है, ये यहाँ पे देखिए इसके दोनों साइड जो है यह बकरी को रखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसको आप देख लेंगे। मध्यपाषाण युग जो है उसके समय को 12,000 से 1,000 वर्ष पहले था और बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो है लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। नवपाषाण युग का आरंभ जो है 10,000 साल पहले हुआ था और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो है लगभग 8,000 साल पहले हुआ था। इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक यानी खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो वह भीमबेटका से मिला था, हुशंगी से भी मिला था, चिरांद से नहीं मिला था और कुरनूल की गुफाएं से मिला था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा, दाउली, हेंडिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट में दिया गया केवल 1-2 सही है, बी में दिया गया हो केवल 4 और 5 सही है, सी में दिया गया है 3, 4, 5 सही है और डी में दिया गया है 1, 2, 3, 4 और 5 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, 5 सभी जो है यह सही है क्योंकि यह सभी नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। दूसरा है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। कूट में दिया गया केवल 1 सत्य है, केवल 2 सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है, ना तो 1 सत्य है ना ही 2 सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 जो है यह दोनों सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य की पूरा पाषाणिक स्थल कहाँ से मिला है? राख का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? भीमबेटका की गुफाओं से, कुरनूल की गुफाओं से, कोल्डिहवा से या हुशंगी से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरनूल की गुफाएं से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह सत्य है? कूट में दिया गया है केवल 1 सत्य है, केवल 2 सत्य है, 1 और 2 और 3 दोनों सत्य हैं, 1, 2, 3 यानी तीनों सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों जो है यह सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? ऑप्शन में दिया गया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापाषाण काल जो है उससे संबंधित नहीं है, जबकि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल जो है वह प्रागैतिहासिक काल का ही पार्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अमरावती, बी में दिया गया भीमबेटका, सी में दिया गया है बाघ की गुफाएं और डी में दिया गया है अजंता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। जैसे पूरा पाषाण काल, तो इसका जो कालक्रम है वह 20 लाख वर्ष से पूर्व 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय जो है यह 12,000
वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व को माना जाता है। महापाषाण काल को 25,000 वर्ष पूर्व से 19,000 वर्ष पूर्व माना जाता है और उत्तर पाषाण काल को शुरुआत से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उपर्युक्त में से किन या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? कूट में दिया गया केवल एक को, केवल दो को, केवल तीन को, एक, दो, तीन यानी तीनों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो को यानी मध्य पाषाण काल को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हुशंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुशंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? कूट में दिया गया है केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है और डी में दिया गया ना तो एक सत्य है ना ही दो सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तीसरा है प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और इससे मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ कूट में दिया गया है केवल एक सत्य है, केवल एक, दो सत्य हैं, केवल तीन सत्य है और डी में दिया गया है एक, दो, तीन यानी तीनों सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीन जो है वह सत्य है। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन और इसे मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। चलिए तो दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।